हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो में आप लोगों का सबका स्वागत है। सो दिस इज द डे 4 ऑफ आवर AIML प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट कोर्स। सो पहले वीडियो में हमने प्रॉम्प्ट टाइप्स देखा था, कितने टाइप्स के प्रॉम्प्ट होते हैं, और मैं हम लोगों ने थोड़ा सा पर्पस जो होता है इन लोगों का ये थोड़ा सा देखा था। और इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कौन सा प्रॉम्प्ट किस लिए यूज होता है, कैसे उसे रेडी किया जाता है। ओके। सो फर्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप इज इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। ये थोड़ा अंदर घुस चुका है, सॉरी फॉर दैट। जब मैं देख रहा था तभी ठीक था, बट अभी हो गया है। ओके। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट, an instruction prompt is the most basic and commonly used prompt type. Okay, it simply tells that the AI exactly what task to do and how to do it. आप मतलब आप कैसे चाहते हो कि आपका एआई मॉडल कैसे काम करे और कौन सा काम कैसे करे, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। लाइक हम गूगल में जो एआई मोड अभी आ चुका है उसमें भी यही यूज करते हैं, चैट जीपीटी में भी छोटा मोटा जो काम करते हैं हम, एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन देके उसके जो आंसर निकालने के लिए बोलते हैं, वो ये इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट है। एक इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एआई क्या है, व्हाट इज एआई। अगर पूछे तो छोटा सा गिव मी ए शॉर्ट क्वेश्चन, जो हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। बेसिक सा, ज्यादा कुछ हमने बोला ही नहीं प्रॉम्प्ट में। थोड़ा सा बोला कि हम मेरा इंक्वायरी क्वेरी क्या है, एआई क्या है हमें जानना है, एआई क्या है, व्हाट इज एआई, गिव मी शॉर्ट आंसर। तो यही है हमारा इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट कैसे हम दे सकते हैं, अगर थोड़ा डिटेल्स में जानना है हमें, एज ए एआई स्पेशलिस्ट हमें डिटेल्स में जानना ये बहुत जरूरी है। तो टेम्पलेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना पड़ता है एआई, हमारे एआई मॉडल को, कि हमारा रोल, कौन हूं मैं, किस लिए मुझे ये आंसर चाहिए, आंसर्स चाहिए, किस पर्पस में चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। किसी कोई अगर स्टूडेंट हो और एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जस्ट मिनट, इसे ऑन करना भूल गया। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लाइक दैट आई एम एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। मैंने कह दिया कि मैं एक एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन अभी पूछूंगा तुम्हें, उस रेफरेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम आंसर देना, ठीक है। ऐसे मैं एक एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, सो मेरे आंसर्स जो होंगे वो भी उस लेवल्स के होंगे। सो उस लेवल पे तुम सोच के उसके बाद देना। ओके। देन इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया कि परफॉर्म द टास्क एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड। ये तो हर प्रॉम्प्ट में हम सेम ही डालेंगे, क्योंकि जैसे हमने बोला है उसके बाहर तुम कुछ नहीं कर सकते, उससे बाहर से अपने मन मर्जी का कुछ भी ऐड नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। ये हर एक प्रॉम्प्ट में हमें इंस्ट्रक्शन तो प्राइस सिमिलर से ही रखते हैं हम, मोस्ट ऑफ ऑल। सो देन टास्क, देन टास्क क्या टास्क देंगे हम अगर यहाँ पर बोले सिंपल कुछ टास्क दे कि गिव मी some real life example of AI uses in our today's टेक्नोलॉजी। अगर ये हमने एक टास्क दिया उसे, इसका एक छोटा सा 5 मार्क्स का एक आंसर बनाओ तुम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमारा अभी के लिए रियल लाइफ यूजेस में, रियल लाइफ टेक्नोलॉजीज में एआई कैसे कैसे यूज होता है, इसके एक छोटा सा 5 मार्क्स का आंसर तुम दो। और मैं एक एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो जो आंसर्स होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए, खुद से कुछ ऐड मत करना, ये सब हम बोल देते हैं। देन कांस्टेंट जो होता है, यहाँ पर हम कुछ रूल्स एआई को समझाते हैं कि जो डेटा अवेलेबल है, जो एक्यूरेट डेटा है,
सिर्फ उसे ही ऐड करना, उसे ही यूज करना। खुद से कुछ बड़ा चढ़ा के इमेजिनेशन करके कुछ मत लिखना। तो वहां पर हम रूल्स उसे बता देते हैं, रूल्स एंड सम रेस्ट्रिक्शंस वहां पर। कॉन्स्टेंट्स के मतलब वही है। ओके। देन आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट हो सकता है कभी हम बोले कि हमें आंसर बुलेटिन फॉर्म में चाहिए और टेबल फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए और कितने छोटा बड़ा आंसर जो चाहिए उस फॉर्म में, वो हमें पहले से एआई मॉडल को बोलना पड़ेगा। उस रेफरेंस में वो आंसर देगा। ठीक है। देन ये हो गया स्ट्रक्चर। तो हमने क्या क्या बोला, रोल डेफिनेशन पहले, ये पहला पार्ट है। रोल डेफिनेशन आपको बताना पड़ेगा कि किस पर्पस में आप ये आंसर्स चाह रहे हैं। अगर आप खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रेफरेंसेस आप अगर पूछो कि मैं अपना ये साड़ी का स्टोर खोलना चाहता हूँ और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप पूछोगे, आप बोलोगे कि मैं एक स्टार्टअप बिजनेसमैन हूँ, सो गिव मी आइडियाज। और आप बोलोगे कि अभी के रियल टाइम में कौन कौन सा बिजनेस ट्रेंड में चल रहा है, उसे एनालाइज करो। खुद से कुछ डेटा या मत करना, गड़बड़ मत करना और ऐड मत करना। जो रियल लाइफ में चल रहा है, एनालाइज मल्टीपल आर्टिकल्स, देन मुझे बताना। ओके। तो ये सब आप लोग बोल सकते हो। तो एक रोल डेफिनेशन जो है, हम देख लेते हैं एक एक करके। ये सब क्या है, हम जो पार्ट्स यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट के लिए पूरा, ये एक स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट है रोल डेफिनेशन। तो ये क्या कहता है प्रोडक्ट को, व्हाट रोल इट शुड टेक। तो कैसे आप किस बेसिस पे आप आंसर्स दोगे। तो एक टीचर जो आंसर्स देते हैं एक स्टूडेंट के लिए, तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में होता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिक से सीख के उसके बाद हायर लेवल पे जाते हैं। तो एज ए टीचर आप अगर कोई टॉपिक के ऊपर कोई कुछ आंसर्स चाहते हो, तो एआई मॉडल को वो बताना पड़ेगा कि मेरा स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा मेमोराइज नहीं कर पाते, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मेमोराइज नहीं कर पाते और वो बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो ये अगर एआई को पता होगा तो उसे आंसर्स देने में बहुत सुविधा होगी। ठीक है ना। तो रोल डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोले कि हम एक एआई स्टूडेंट है, देन हम अपने एआई एमएल एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए, तभी वो सोचेगा कि एज ए टेक्निकल स्टूडेंट इसे टेक्निकल कुछ टेक्निकल एग्जांपल्स देके उसके बाद आंसर्स देते हैं, सो दैट ही कैन रिलेट इट। नो, हो गया ये रोल डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन, दिस टेल्स द मॉडल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। It ensures that the model does not deviate from the sorry deviate from the task। ये अच्छे से बता देता है कैसे कैसे काम करना है, जैसे रास्ते से भटक ना जाए। जो तुमने जो आंसर मुझे चाहिए, एआई कहीं उससे कुछ अलग आंसर, कुछ ज्यादा बोलने के बोलते बोलते कुछ अलग ना बोल दे, अलग ना आंसर दे दे। इसलिए हमें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ओनली गिव मी द आंसर इन 5 वर्ड्स, सॉरी 5 सेंटेंसेस, ओनली इन सिंपल वर्ड्स, नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऐसे हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। Example, give the answer as I have instructed you, no extra addition और इमेजिनरी डाटा। यहाँ पर भी सेम ही बोला है। तो इमेजिनरी एआई बहुत समय करता है कि हम अगर बोले कि हमें एक 10 मार्क का एक आंसर चाहिए, बहुत लेंदी एक आंसर चाहिए, तो एआई कभी कभी होता है कि वो उतना बड़ा पैराग्राफ और आंसर नहीं दे पा रहा है, कि समटाइम करता है कि एक ही लाइन को बार बार कहीं जगह चुपका देता है वो। तो उससे क्या होता है, आंसर्स का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही बिगड़ जाता है। तो प्रॉम्प्ट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो यहाँ अभी जब एआई बहुत ट्रेंड कर रहा है, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कोड्स तो सब लिख लेंगे एआई के जरिए। तो कोई प्रेफर नहीं करेगा कि मैन्युअली बैठ के आप बहुत लेंदी कोड लिखो, वो समय नष्ट होगा। कंपनीज कहेंगे आपको कि एआई से ये सब कर लो। मेन काम जो होगा एआई के साथ प्रॉम्प्ट, एआई का प्रॉम्प्ट कौन कितना बेहतर प्रॉम्प्ट के साथ खेल सकता है, वही एक मैटर करेगा। तो एआई बहुत
आगे जा रहा है, हमें भी एआई के साथ एडाप्ट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, टास्क। तो टास्क मीन है किस चीज का पैराग्राफ लिखना है और कितने मार्क्स का है, यही है टास्क। मेन वर्क जो हम करवाना चाहते हैं मॉडल से, वही हमें बताना पड़ेगा अभी। Like that, I need a paragraph for 5 marks, but I can't remember complex words. So that you give me a paragraph with simple words. So एक अच्छे से आसान सबसे मुझे आसान शब्दों से एक पैराग्राफ बना के दो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो यही तभी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो होते हैं वो जो जनरेट करने वाला होता है, वो उसका सिनोनिम्स कुछ वर्ड ढूंढ के उसे ऐड कर देता है, उन्हें हटा देता है। तो ये एक अच्छा तरीका है क्वालिटी आंसर बाहर निकालने के लिए एआई मॉडल से। सो नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स। इससे क्या होता है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस हम बोल सकते हैं। एआई मॉडल का हम बोल देते हैं कि तुम्हारा बाउंड्री इसी तक है, ठीक है, इससे बाहर तुम उल्टा सीधा मत करना, तो तुम आंसर बिगड़ जाएगा। तो कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स एंड लिमिटेशंस। तो रेस्पॉन्स में क्या क्या तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर देना है, तो तुम ज्यादा लेंथी मत देना, 6-7 लाइन का ही देना। ऐसा नहीं कि 15-20 लाइन का तुम दे दिए आंसर, तो उसी आंसर में एक ही लाइन को तुम 5-6 बार रिपीट कर रहे हो, घुमा फिरा के सेम बात को तुम बार बार बोल रहे हो। उससे क्या होता है, क्वालिटी जो होता है आंसर का वो बिगड़ जाता है। सो यहाँ तुम बोल सकते हो कि लेंथ क्या क्या कंट्रोल करता है, तुम क्या क्या एक साथ बोल सकते हो कि लेंथ इतना होना चाहिए, टोन जो होना चाहिए, टोन प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब टोन मतलब वो टोन नहीं, ये टोन नहीं, मतलब हम कह रहे हैं उस वाले टोन के बात नहीं कर रहा हूँ। टोन मतलब हो सकता है कि मैं एक शायरी जनरेट करवाना चाहता हूँ मेरा एआई मॉडल से। तो उसका टोन क्या होगा, इमोशनल टोन होगा। मतलब इमोशनल कुछ बातें होंगे वहां पर, इमोशनल वर्ड्स यूज होंगे। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का जनरेशन है, ठीक है, क्या जनरेट कर रहे हो तुम, और वहां पर कौन सा इमोशन यूज हो रहा है, सो दैट वो उस वाले इमोशनल वर्ड्स को, सेंटेंसेस को वो एनालाइज करके उसे यूज कर पाए, ठीक है ना। एआई को भी हेल्प करना पड़ेगा हमें। और हम एआई को कैसे, एआई मॉडल को कैसे हेल्प करते हैं, उसे प्रॉम्प्ट देके जो जितना ज्यादा एडवांस प्रॉम्प्ट दे पाएगा, जितना अच्छे से उसे समझा पाएगा भाई ऐसे ऐसे करना, तो वो उतना अच्छे से काम कर पाएगा। जैसे कि हम कहीं जगह जाते हैं, तो कभी कभी हमें एड्रेस ढूंढने में परेशानी होती है। तो होता है कोई इंसान हमें मिल जाता है कि अच्छे से एड्रेस समझाता है, तो हम एक बार में पहुंच जाते हैं। अगर कभी हमें नहीं मिला, कभी हम भूल भाल इंसान से पूछ लेते हैं जो जिन्हें पता ही नहीं होता किधर है रास्ता, वो फिर भी हमें बोलता है कि इधर से जाओ भाई, उधर से जाओ भाई। तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। हम अच्छे टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते और हमें हैरेसमेंट भी होता है। तो ये यही है कॉन्स्टेंट्स। तो रूल्स अच्छे से तुम्हें उसे समझना पड़ेगा, कौन सा रूल्स के अंडर उसे काम करना है और क्या क्या नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस, ये भी समझना पड़ेगा। सो देन, आउटपुट फॉर्मेट। ये एक आउटपुट फॉर्मेट हमने पहले भी कहा है कि किस फॉर्म में तुम्हें चाहिए, टेबल फॉर्म में चाहिए, ग्राफ ग्राफ फॉर्म में चाहिए, क्या कुछ इमेज फॉर्म में तुम्हें जो आउटपुट चाहिए। तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो वो समझेगा कैसे। कभी हम बोलते हैं कि एक दो टॉपिक का तुम डिफरेंस दे दो हमें, डिफरेंसेस क्या है उसका एक आंसर दो। तो वो डिफरेंसेस वो टेबल फॉर्म में देगा या लाइन बाय लाइन दे देगा, तो उसे बताना तो पड़ेगा ना। वही है आउटपुट फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए, बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट में या पैराग्राफ में या टेबल फॉर्मेट में या नंबर फॉर्म में, तो ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर जो होता है पूरा, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि हम है कौन, हम जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो किस बेसिस पे देगा, तुम्हारा या जो है उसके बेसिस पे वो देगा। रोल जो है उसे देखेगा, तुम एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो, इंस्ट्रक्शन तुम दे रहे हो कि अच्छे से करना, जो जो हम जैसे डिस्क्राइब किए उसी मुताबिक चलना, उसके बाहर नहीं। देन टास्क,
एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ मशीन लर्निंग फॉर बिजनेसेस। तो ये समझ जा रहा है कि मशीन लर्निंग के बारे में पूछ रहा है ये बिजनेस के लिए। इसने बोला कि इसका रोल एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है। अभी एआई मॉडल को समझ आ गया, क्लियरिटी मिल गया कि ये एक प्रोफेशनल एआई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है। ये बिजनेस करना चाहता है कोई एआई प्रोडक्ट को लेके। सो हमें मशीन लर्निंग जो है उसे उस बेसिस पे हमें आंसर देना पड़ेगा। बिजनेस और एआई प्रोडक्ट्स लेके कैसे वो इंटीग्रेट कर सकता है, कैसे वो अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकता है एआई प्रोडक्ट लेके, कैसे एआई प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं और किन से डेवलप करवा सकता है, वो कहाँ कहाँ वो सेल करवा सकता है, किस मशीन एल्गोरिदम्स को, और मशीन लर्निंग कैसे यूज होगा इस केस पे, ये सब बताएगा। बेनिफिट्स भी बताएगा, वो अच्छे से बताएगा तभी, क्योंकि उस समझ में आ चुका है कि क्लैरिटी आ चुका है तुम कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो और तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्यों ये सवाल पूछ रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है, तुम्हें वो बोल रहा है कि कौन सा रूल्स और रेगुलेशंस तुम्हें मेंटेन करना है, कैसे कैसे तुम्हें इसका आंसर ढूंढना है, मतलब कुछ दायरे में रख के। तो वहां पर यूज सिंपल लैंग्वेज, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स। ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ मत बताना जहां मेरा दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। तो वैसे शब्द यूज मत करना, लैंग्वेज यूज मत करना, ये है। 5 पॉइंट से ज्यादा मत देना। तो अभी यही फुल्ली समझ चुका है कि इसे क्या आंसर देना है। तो आउटपुट फॉर्मेट बुलेट फॉर्म में वो देगा, 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं देगा, सिंपल लैंग्वेज में देगा। और जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, मशीन एआई रिलेटेड, जो मशीन लर्निंग रिलेटेड होगा वहां पर जो जो बेनिफिट्स होगा वो भी देगा। और वो एक्स्ट्रा एक सजेशन भी देगा कि मैं और कुछ कर सकता हूँ, मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ रिसर्च से सजेस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कि वो पूछेगा। तो यहाँ पर वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे ये समझ चुका है कि ये बंदा क्या है, क्या करना चाहता है, इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का बेनिफिट्स क्यों ये पूछ रहा है। ठीक है ना। ओके। देन चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट, ये दूसरा प्रॉम्प्ट। ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट आस्क द मॉडल टू थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। तो यहाँ क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट जो होता है, मैं प्रॉम्प्ट बनाता हूँ देने के लिए एआई मॉडल को देने के लिए। तो प्रॉम्प्ट मैं जब लिखूंगा तब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ये प्रॉम्प्ट स्टेप बाय स्टेप्स में ऐसे डिस्क्राइब करूंगा एआई मॉडल को जैसे उसे समझ में आए, कि मैं एक ऐसा आंसर उससे मांग रहा हूँ जहां पर वो भी मुझे स्टेप बाय स्टेप आंसर देगा, हर एक स्टेप में कैसे काम हो रहा है, वो उस स्टेप का आंसर कैसे दूसरे स्टेप्स में यूज हो रहा है, वो सब मुझे समझाएगा उस आंसर पे। तो वैसे ही प्रॉम्प्ट उसे देना पड़ेगा, सो दैट इसलिए ये एज इट इज यूज इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, सो हम इसे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, कोडिंग का प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे डीएसए एल्गोरिथम्स होता है कि जो हमें समझ में नहीं आता कि इस स्टेप में हुआ क्या। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं इस प्रॉम्प्ट से कि भाई इस एल्गोरिथम को, एक एल्गोरिथम कॉपी करके पेस्ट करके हम एआई मॉडल को बोलते हैं कि इस एल्गोरिथम का हर एक लाइन को मुझे एक्सप्लेन करो, इस लाइन पे क्या हुआ, इस स्टेप पे क्या हुआ, ये ये रेफरेंस दूसरे स्टेप्स में कैसे यूज हुआ, सब कुछ हम पूछ सकते हैं। तो यही है एक चेन ऑफ थॉट्स, हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही उस प्रॉम्प्ट से एआई मॉडल सोचने लगेगा कि हाँ, यहाँ को इसे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना है, इस डीएसए एल्गोरिदम को। ओके। और इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का। फर्स्ट यहाँ पर भी रोल डिफाइन करना पड़ेगा, सब प्रॉम्प्ट में इस रोल डिफाइन इस मैंडेटरी। ओके। यू आर एन एआई रीजनिंग असिस्टेंट। देन टास्क क्या दिया, इफ ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, तो वो कितना दूर ट्रैवल किया है, ये पूछा मैंने। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दे दिया,
थिंक स्टेप बाय स्टेप, उसे भी हमने बोला झट से मत आंसर करो, स्टेप बाय स्टेप सोचो, और उसे जो तुम सोच रहे हो ना जो आंसर दोगे, तभी भी स्टेप बाय स्टेप आंसर देना। तो किस स्टेप के बाद तुमने क्या सोचा, क्या आंसर निकला, वो भी मुझे आंसर के वक्त मुझे दिखाना। ओके, तो शो द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखा, मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन मुझे देखना है, क्योंकि मैथ्स का एकदम लास्ट जो आंसर होता है वो अगर उसने दिया तो मेरा कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मुझे एक मैथमेटिक्स सॉल्यूशन समझना है तो उसका हर एक स्टेप्स मुझे समझना पड़ेगा। वैसे ही सेम कोडिंग, अगर कोई प्रोग्राम और कोई एल्गोरिथम मुझे समझना है तो उसे उसका खाली आउटपुट देख के मैं कुछ पता नहीं लगा पाऊंगा, उसका फुल स्टेप्स मुझे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आउटपुट फॉर्मेट में उसने दे दिया, क्योंकि मैंने बोला कैलकुलेशन देखा ना मुझे स्टेप बाय स्टेप। सो स्टेप वन पे उसने बोला कि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। सो उसने वो लिखा। स्टेप टू में क्या है, टाइम, टाइम भी दिया हुआ है 3 घंटे। सो उसने बोला फाइनल आंसर जो है डिस्टेंस, यहाँ पर वो देगा कि स्पीड ऑफ टाइम इनटू टाइम ट्रैवल्ड। सो 60 × 3 कितना हुआ, 180 किलोमीटर। ये है हमारा आंसर। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कितना दूर ट्रैवल किया है, ये पता लगाने के लिए हमें इस तरीके के मैथमेटिक्स में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स में हमें यूज करना पड़ेगा कि जितना हमारा स्पीड है उतना उसके साथ इंटू करना है हमारा जो टाइम है, उसे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। देन नंबर 3 prompt is role plus constraints prompt। तो ये कॉम्बो पैक है, कॉम्बिनेशन। रोल भी हम बोलते हैं, रोल तो हर किसी में बोलते हैं, फिर भी ये इसका नेम ही ऐसा बना है कि ये कॉम्बाइंड प्रॉम्प्ट है, रोल विथ कॉन्स्टेंट्स। सो इस प्रॉम्प्ट में क्या होता है, we assign the AI a specific role and provides rules or limitations that control how the model performs the task and formats the responses। हम एक रोल दे देते हैं, साथ में कुछ रूल्स भी दे देते हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी दे देते हैं, सो दैट कि हमारा जो आउटपुट आए ना उसमें एक हमारा आउटपुट के ऊपर हमारा एक कंट्रोल हो सके। लाइक दैट हम बोलते रहे कि हम एक सम्मानीय टीचर है और समथिंग लेक्चरर है, तो हमें एक आउटपुट चाहिए वहां पर कुछ भी एक ऐसा आउटपुट चाहिए और एक ऐसा आंसर चाहिए जो देखने में बहुत इम्प्रेसिव, प्रोफेशनल हो, और वहां पर विथ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी चाहिए, विथ रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करना इसे। तो अगर कभी कभी हो सकता है कि कुछ एग्जांपल ऐसा हो जो किसी का पर्सनल इमोशन को ठेस पहुंचाए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉम्प्ट में कि ऐसा कोई एग्जांपल मत देना जिससे किसी का इमोशन को ठेस पहुंचे, और किसी भी वाल्गर कोई एग्जांपल मत देना। सब अच्छे अच्छे सीधे साधे एग्जांपल्स ही देना, जिससे हम अच्छे से समझा सके, ठीक है ना। सो यही है, रोल दे देते हैं, हाउ इट विल एक्ट, उससे वो समझ जाता है, एंड देन रूल्स दे देते हैं उसे जो फॉलो करना है, ठीक है। दिस कंट्रोल्स द आंसर। सो हम फुल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि पहले तो हम रोल डिफाइन करते रहे सबके तरह, सब प्रॉन में हम सेम ही करते हैं। देन टास्क, एक्सप्लेन क्लस्टरिंग मॉडल्स। हमने बोला कि क्लस्टरिंग मॉडल का एक्सप्लेन करो, हमें पता है क्लस्टरिंग मॉडल क्या होता है, क्लस्टरिंग मॉडल कहाँ यूज होता है, लेवल डेटा में यूज होता है क्लस्टरिंग। वहां पर सेम सेम देखने वाला जो डेटा होता है उन्हें सेम पैटर्न को एक साथ कर लेते हैं, सेम डेटास को, क्योंकि वो पैटर्न पैटर्न को देखता है कि ये डेटा सेम पैटर्न में है, उन्हें अलग कर लेता है, तो वहां पर क्लस्टर कर लेता है। तो अगर एआई मॉडल को पूछे तो कि क्लस्टरिंग मॉडल का एक्सप्लेन करो और सिंपल लैंग्वेज में, तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे हमने बोला सिंपल लैंग्वेज में, वैसे ही वो बोलेगा 5 बुलेट पॉइंट्स। मेन मेन वो क्लस्टरिंग मॉडल्स के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है कोई भी,
क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत कुछ है क्लस्टरिंग मॉडल्स के बारे में बोलने के लिए। बट यहाँ पर खाली मैक्सिमम 5 बुलेट पॉइंट्स है, सो दैट हमारा एआई मॉडल क्या सोचेगा कि 5 ही तो पॉइंट दे सकते हैं हम, सो मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करना है। देन सुइटेबल फॉर बिगिनर्स, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि कुछ कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए कि सामने वाले को समझ ही ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं जिन्हें अभी तक अच्छे से पता नहीं होता कि ये सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होता क्या है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स और क्लस्टरिंग मॉडल्स वगैरह क्या होता है। ठीक है ना। देन आउटपुट फॉर्मेट, ये भी हम दे देते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में दो और बुलेट पॉइंट पॉइंट में दो, ये बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, ये क्या करता है, आस्क द मॉडल टू परफॉर्म a task without giving any examples. The model uses its training knowledge to solve the task. So यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मॉडल्स का हम प्रीडिफ अच्छा, हाँ, बहुत सारे मॉडल्स का हम पहले से कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि उसे समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमारा जो हमारा आंसर चाहिए वो किस बेसिस पे और कैसे कैसे चाहिए। क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं कि ऐसा एक शार्ट शार्ट जो होता है मैंने पहना हुआ है, ऐसे ही सेम शार्ट अगर मुझे चाहिए तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस शार्ट में कुछ ऐसे पत्तियां है, कुछ गोवा शार्ट टाइप्स देखते हैं, और हम एक पिक्चर क्लिक करके सामने वाले को दिखाएंगे। ओके, वैसे ही सेम काम हमें यहाँ करते हैं बहुत सारे एआई मॉडल्स में। बट जीरो शॉट प्रॉम्प्ट जो है वहां पर हम ऐसा नहीं करते, हम कोई उसे सहायता नहीं करते, उसका कोई हेल्प नहीं करते एआई मॉडल का, एग्जाम्पल देके उसका कोई हेल्प नहीं करते। विदाउट एनी एग्जाम्पल उसे खाली मेरे प्रॉम्प्ट से ही पता लगाना है कि मैं चाहता क्या हूँ, उसके रेफरेंस में उसे आंसर देना है। तो आंसर कैसे देगा, प्रीडिफाइंड जो ट्रेनिंग डेटा है और जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे गूगल पे और वर्ल्ड वाइड जो डेटा है वहां से वो पकड़ पकड़ के डेटा, उससे वो रेफरेंस लेगा, उसके बाद मुझे आंसर्स देगा। सो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर क्या होता है, टास्क जो होता है वो जल्दी से हो जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ रेफरेंसेस एग्जांपल्स देना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद प्रीडिफाइंड एंड डेटा से ढूंढ लेता है, जो जो मैचिंग होता है उसे ढूंढ ढूंढ के वहां से आंसर्स देता है। देन हमें उतना ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, प्रॉम्प्ट बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना नहीं पड़ता, एग्जांपल देना नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो हमारे इंटरनेट पे घूम रहा है, बहुत सारे डेटा वहां से वो ले लेता है। और प्रॉम्प्ट जो है थोड़ा एकदम इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट भी हमें लिखना नहीं पड़ता। तो ये जो शॉर्ट प्रॉम्प्ट जो होता है, यहाँ पर बेसिकली जो आउटपुट्स निकलता है वो वन वर्ड आउटपुट होता है कि लाइक दैट, कुछ तुमसे पूछा कि ये सही है या गलत, वहां पर तुम बोलो कि सही है सर। तो प्रॉम्प्ट उसका एक प्रॉम्प्ट अगर दिया, प्रॉम्प्ट में कुछ आंसर दे के तुम पूछो कि ये आंसर मैंने सही लिखा या गलत लिखा, तो यही मॉडल बोलेगा कि सही है सर, यस। और बोल सकते हैं कि एक लाइन देके पूछ सकता है कि इस लाइन का इमोशनल जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो एआई मॉडल उसे रीड करेगा, रीड करके बोलेगा कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। जैसे कि मैं एक बोल रहा हूँ कि एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मतलब एक बात वहां पर लिख रहा हूँ चैटबॉट में कि मेरा जो कैमरा है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये अगर देके मैं पूछूं कि ये अगर देके मैं पूछो मेरा इमोशन जो है वो बताओ, पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो वो बोलेगा कि हाँ आप तो इम्प्रेस लग रहे हो कैमरे से, तो पॉजिटिव है। ओके, सो यहाँ पर हमने दिखाया है प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का फुल एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल डिफिनेशन, तो हर किसी में हम सेम ही करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो रोल डेफिनेशन, देन टास्क, देन इनपुट, देन आउटपुट फॉर्मेट। टास्क देखो, क्लासिफाई द सेंटिमेंट ऑफ टेक्स्ट,
एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस टाइप का ही चीज यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट में होता है। सो एक इनपुट यहाँ पर द लैपटॉप बैटरी लाइफ इज अमेजिंग, सो दैट उससे समझ में आ चुका है कि जो पूछ रहा है वो इम्प्रेस है लैपटॉप बैटरी से, सो दैट ये तो एक पॉजिटिव वाइब हुआ है ना। सो वन वर्ड आंसर वो देता है इस प्रॉम्प्ट के जरिए। नेक्स्ट, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट। पहले वाला जीरो जीरो शॉर्ट था, ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट। इसमें क्या होता है उससे थोड़ा अलग, उसमें एग्जांपल नहीं होता, इसमें फ्यू एग्जांपल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दे देते हैं उसके सुविधा के लिए, हम उसे कुछ रेफरेंसेस एग्जांपल्स दे देते हैं कि ये भाई ऐसा 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 ऐसा, तो हमें भी कुछ ऐसा ही कुछ आउटपुट चाहिए, तो हम दे देते हैं मॉडल को। इससे क्या होता है, मॉडल अच्छे से एक पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ, आ, ये प्रीडिफाइंड एग्जांपल ऐसा है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही मैचिंग पैटर्न वाला आंसर देना है। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेसी जो होता है वो अच्छा होता है। ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना अच्छा बात होता है, अच्छे बात है, क्योंकि इससे एक उसे अंदाजा लग जाता है कि कैसा आंसर उसे देना है, तो एक्यूरेसी अच्छा होता है। देन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो जिस पैटर्न पे हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस एक्सपेक्टेड पैटर्न पे आंसर आता है हमारे। देन मॉडल को एक गाइडेंस मिल जाता है। देन जो आउटपुट होता है, आउटपुट तो कंट्रोल में रहता ही है, क्योंकि मैंने एग्जांपल पहले से दे दिया, उस एग्जांपल के रेफरेंस में ही वो आउटपुट देगा। नेक्स्ट, फुल एक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का पूरा एक एग्जांपल है। रोल डेफिनेशन सेम। देन टास्क, टास्क जो है हमने क्लासिफाई द सेंटिमेंट ऑफ टेक्स्ट एज पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम एग्जांपल दिया है मैंने, पहले वाले में भी सेम दिया था, बट इसमें कुछ हम एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं कि लाइक दैट हमने एक एग्जांपल दिया कि आई लव दिस प्रोडक्ट। अगर ऐसा कुछ हमने दिया तो आउटपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस फोन इज वेरी वेट, तो आउटपुट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। द लैपटॉप परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। अगर अभी ये दोनों देने के बाद, उसके बाद अगर मैं इस मेरा एआई मॉडल को पूछूं कि ये वाला इनपुट जो दिया है इसका तुम सेंटिमेंट मुझे बताओ कि द लैपटॉप परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, तो समझ जाएगा ये दोनों एनालाइज करके कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। खुश हो जाए तो, इम्प्रेस हो जाए तो पॉजिटिव, अगर खुश नहीं हुआ, नॉट इम्प्रेस्ड, देन नेगेटिव। तो यहाँ पर इम्प्रेस हो गया है, सो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। वन वर्ड आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देन नेक्स्ट, पर्सोना प्रॉम्प्ट। ये पर्सोना नाम सुन के ही तुम्हें लग रहा है कि पर्सोनल प्रॉम्प्ट है क्या, ये पर्सोनल असिस्टेंट हो जाएगा यही, वैसे ही कुछ है। ये है ए पर्सोना प्रॉम्प्ट मेक्स द मॉडल एक्ट लाइक ए स्पेसिफिक पर्सन और कैरेक्टर। इट चेंजेस द टोन, स्टाइल एंड पर्सनालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। ये कैसा होता है, जैसे कि तुम चैट जीपीटी में एक चैट को खाली यूज करते हो किसके लिए, शायरी लिखने के लिए, खाली शायरी लिखते हो। तूने पहले जिस दिन चैट को खोला था, उस दिन चैट में ऊपर तुम पहले चैट लिखा था कि इस चैट में मैं रोमांटिक शायरी लिखूंगा, मैं एक शायराना मेजाज का इंसान हूँ, तो शायरी लिखूंगा मैं, सुंदर सुंदर शायरी, इमोशनल शायरी मैं लिखूंगा। मैं अगर मैं कुछ शायरी लिखने में अटक जाऊं तो मैं 2 लाइन दे दूंगा, उसके बाद के 2 लाइन तुम दे देना, ठीक है। चार मैक्सिमम 4 लाइन, 4 लाइन का ही मैं शायरी लिखूंगा, बट शायरी क्वालिटी क्वालिटी बेसिस बेस्ट होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिक होना चाहिए। ऐसा अगर लिख के तुम एक चैट शुरू करते हो डेडिकेटेड शायरी के लिए, तो तुम एक के बाद एक शायरी लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, 10-15 शायरी अगर तुम लिख लिए, वो एक अलग ही अंदाज अंदाज में आ जाएगा वो एआई मॉडल उस चैट के लिए पर्टिकुलर। वहां पर तुम जब भी 2 लाइन दोगे, 2 लाइन शायरी के दोगे, तो अगर तुम बोलो कि इसे कंप्लीट कर दो, तो वो अच्छे से एनालाइज करके शायरी मतलब उस टोन पे, इमोशनल टोन पे चला जाएगा और अच्छे से अच्छे शायरी देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये होता है, पर्सनल प्रॉम्प्ट हेल्प्स चेंज टोन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, चैट जीपीटी भी रोमांटिक हो जाएगा।
सही है ना। देन सिमुलेट एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स, जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक चैट को डेडिकेटेडली उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो जो काम का चीज है उसके लिए यूज करते हैं। जहां पर भी वो अटक जाता है उसे पूछता है चैट जीपीटी को कि यहाँ पर मैं अटक गया, ये एरर आ रहा है मेरे, तो इसे कैसे कोड का कौन सा पोर्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा तो ये अच्छे से आउटपुट देगा, एरर नहीं आएगा। और अगर कोड को ऑप्टिमाइज करना है वो भी पूछ रहा है। ये पूछते पूछते पूरा चैट एक ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये चैट खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिस क्वेश्चंस पूछता है, तो मेरे आंसर्स भी उस बेसिस में होगा टेक्निकली। ठीक है ना। देन मेक एआई रिस्पॉन्सेस फील मोर नेचुरल। तभी क्या होता है, जो एआई रेस्पॉन्स करता है उसे पता हो जाता है, फुल्ली ट्रेन हो जाता है कि यहाँ पर खाली यही पूछता है ये। एक शायरी के शायरी की फुल या हो तो वहां पर खाली वो शायरी पूछता है, तो वो रेडी रहता है हमेशा। और बहुत दिन से वो ट्रेन होता जा रहा है क्योंकि वहां पर खाली वो शायरी ही पूछता है। तो उसके लिए वो एक अलग अगर कोई सॉफ्टवेयर का बंदा अगर खाली सॉफ्टवेयर का इश्यूज पूछे जा रहा है, टेक्निकल इश्यूज पूछे जा रहा है, तो उसके लिए भी वो ट्रेन हो जाएगा। वो जब भी वो आएगा और पूछेगा तब भी वो रेडी रहेगा कि हाँ उसे टेक्निकल चीजें चाहिए, टेक्निकल का वहां से डेटा फ्रेच करके इसे देना है। अच्छे से वो काम करता है। तो इसीलिए ये पार्सोना प्रॉम्प्ट वर्क्स लाइक पर्सोनल असिस्टेंट। ओके। हम एक पर्सोना प्रॉम्प्ट से हम किसी एआई मॉडल को अपना पर्सोनल असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ये सच्ची बात है। ये पर्सनल असिस्टेंट से भी अच्छा कुछ काम कर सकता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि अगर मैं मेरे शुरू से मेरे बिजनेस का हार्ड चीज अगर किसी एआई प्लेटफॉर्म किसी एआई मॉडल के साथ शेयर करता रहूं, कभी अगर पूछो कि पिछले मंथ पे तुम्हें ये वाला कैलकुलेशन दिया था, वो जरा मुझे रिपीट करो वहां पर, तो वो रिपीट करेगा क्योंकि उसे याद रहेगा उस चैट में कितने जितने भी चीज है उसे वो कैप्चर कर लेगा, ट्रेन कर लेगा, वो अपने आप को मेमोराइज कर लेगा। ठीक है ना। सो ये अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल हर किसी के लिए देना पड़ता है। यहाँ पर अगर इसने दे दिया कि मैं एक रोमांटिक पोएट हूँ और शायर हूँ, तो हम हिंदी में शायरी करते हैं, तो समझ जाएगा। ओके। देन टास्क जो है, आई विल प्रोवाइड 1 or 2 lines, देन यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड देन यू विल प्रोवाइड अदर लाइन्स। तो उसके बाद कम्युनिकेशन स्टाइल जो है ऑब्वियसली रोमांटिक शायराना स्टाइल होगा। देन डीप इमोशनल टोन में वो देगा। ठीक है। जो रूल्स जो हमें है, यूज डीप इमोशनल एंड पोएटिक वर्ड्स ऑब्वियसली। देन वो सोचेगा कि हाँ यहाँ पर कोई टेक्निकल दिमाग नहीं खिलाना है इसे, यहाँ पर दिल का मामला है, रोमांटिक शायरी करेंगे। तो खाली रोमांटिक वर्ड्स को, रोमांटिक टोकेन्स को पकड़ेगा, उसे यहाँ पर पुट करेगा। देन कीप द शायरी मीनिंगफुल एंड एक्सप्रेसिव। वैसे जो मर्जी वो हिंदी वर्ड घुसा दो, ऐसे भी नहीं करने का। इसीलिए वो रूल्स में हम बता देंगे कि शायरी मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव वे में बताने का एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये वो शायरी है, वो कोई रैंडम सेंटेंस नहीं है। देन मैक्सिमम 4 लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक शायरी भी पढ़ने में मजा तभी आता है वो जब छोटा होता है। बहुत बड़ा शायरी सुनने में अटपटा सा लग सकता है। देन आउटपुट फॉर्मेट, ओके मैंने बता दिया 4 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 4 लाइन का एक शायरी आ जाएगा आउटपुट में। देन आता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट जो होता है सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट, ये देख के ही समझ में आ जाता है कि सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट मतलब जो यूज कर रहे हैं वो एंड यूजर तो नहीं हो सकते, वो जो सिस्टम के साथ खेलते हैं काम करते हैं वही होंगे। तो यहाँ पर साफ है कि ये डेवलपर्स यूज करते हैं, नॉट एंड यूजर्स। सो वो ओवरऑल रूल्स को समझा देते हैं, किस तरीके से बिहेव करना है एआई को, कौन सा चीज को देने के बाद कौन सा आउटपुट देना है, वो अच्छे से उसे सिखा देते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का जरूरी हो चुका है अभी के लिए, क्योंकि एआई बहुत फास्ट हो चुका है, एआई सब कुछ कर पा रहा है। एआई और भी बहुत ज्यादा बेटर कर पाएगा अगर उसे एक एक्सीलेंट लेवल का प्रॉम्प्ट दिया जाए तो। सो इट टेल्स द मॉडल दैट हाउ टू बिहेव, टोन कैसा होना चाहिए, देन क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए,
ये तो सब में बोलते हैं, बट जो यह होता है, जो सिस्टम लेवल्स का ऑफिशियल और प्रोफेशनल होता है, वो अलग लेवल का बोल सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए एआई मॉडल्स को। सो यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर को मैंने एग्जांपल के जरिए दिखाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोल डिफाइन करते पड़ता है। देन सिस्टम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए तुम पूछ रहे हो, ये बोल दे रहा है कि टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एआई एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। तो वो समझ जाएगा एआई मॉडल की, यहाँ पर मुझे जो वर्ड्स यूज करना है उसे सिंपल होना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स को बेसिक लेवल से समझ में आएगा। उसके बाद बिहेवियर रूल्स प्रोवाइड एक्यूरेट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। कुछ ऐसा कुछ नहीं देना का जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, जो अभी तक इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं ऐड करने का वहां पर। क्योंकि वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कुछ गलत सीखेंगे तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। तो यूज सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि वो बिगिनर लेवल है, उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। देन इनकरेज लर्निंग। इनकरेज लर्निंग इसका मतलब रियल लाइफ एग्जांपल देकर उन्हें समझाना पड़ेगा, सो दैट उन्हें मजा आए पढ़ने में। सही है ना। देन रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या अवॉइड करना है, अवॉइड हार्मफुल और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, मिसलीडिंग मतलब कंफ्यूजन चीजें नहीं देने का। देन रेस्पॉन्स स्टाइल फ्रेंडली एंड एजुकेशनल। हाँ, फ्रेंडली फ्रेंडली एग्जांपल्स देना। देन एजुकेशनल एग्जांपल्स देना। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब वाल्गर सा कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट जेड करवाया जा रहा है। सो आउटपुट गाइडलाइंस दे दिया सब कुछ, उसके बाद एक अच्छे से आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट गाइडलाइंस यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स पे देने के लिए कहा है, टेबल्स फॉर्म में भी दे सकते थे। जो यहाँ पर दिया जाएगा वो उसी फॉर्मेट में आउटपुट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इवोल्यूशन प्रॉम्प्ट्स। सो इवोल्यूशन प्रॉम्प्ट नाम सुन के समझ में आ रहा है कि कुछ इवेलुएट हो रहा है, जिसे मतलब इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है, इसका जो क्वालिटी है वो कितना अच्छा हुआ है और कितना बुरा हुआ है, वो समझने के लिए ये प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। कुछ किसी चीज को टेस्ट करने के लिए इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है। एंड इवोल्यूशन प्रॉम्प्ट इज यूज्ड टू एनालाइज, रिव्यू और स्कोर द क्वालिटी ऑफ ए रिस्पॉन्स। दिस प्रॉम्प्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन एआई टेस्टिंग, बिल्कुल टेस्ट के लिए। रेस्पॉन्स क्वालिटी चेकिंग, ग्रेडिंग आंसर्स। तो एआई टेस्ट में हो सकता है कि तुमने एक ऐप का लिंक बनाया है और एक वेबसाइट का लिंक बनाया है। वो वेब पेज कैसे काम कर रहा है, इसके लिए तुम उस लिंक को कॉपी करके और एक एआई मॉडल में अगर और एज्यूम चैट जीपीटी में देके तुम पूछ रहे हो कि मेरा मतलब वेब पेज जो है, इसमें जो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज किया है, वो किस लेवल पे किस क्वालिटी का हुआ है और रेस्पॉन्स टाइम कैसा है, ये जरा टेस्ट करके मुझे बताओ। और तुम कोड जो यूज किए है उसे तुम चैट जीपीटी में और जेमिनी में पुट कॉपी करके पेस्ट करके तुम पूछ रहे हो कि ये कुछ चेंजेस का कि यहाँ क्या नीड है और नहीं। कुछ चेंजेस मतलब कुछ चेंजेस करने से अगर तुम्हारा वेब पेज जो है और बेटर परफॉर्म करे और जल्दी परफॉर्म करे, तो उसके लिए तुम इवोल्यूशन प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। और कुछ आंसर्स पकड़ो कि कुछ जेमिनी कोई आंसर दिया है तुम्हें, तुम्हें पता करना है कि जेमिनी का आंसर, जेमिनी का जो आंसर है वो उसका क्वालिटी कितना अच्छा हुआ है, उसमें कुछ रिपीटेशंस तो नहीं है लाइन का। तो तुम कर सकते हो कि तुम्हारा एक एआई मॉडल है, उसमें उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करके तुम पूछ सकते हो कि यहाँ पर कोई रिपीटेशंस और कुछ गलतियां तो नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट तो है ना, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग आंसर्स तो दिया है ना। ये सब तुम पूछ सकते हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हें एक नॉलेज आ जाता है कि हाँ, तुमने जो आंसर जनरेट किया है उसका क्वालिटी अच्छा है। तो इसके लिए इवैल्यूएशन प्रॉम्प्ट हम यूज करते हैं। देन ये एक प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर का पूरा एग्जांपल है। सबके जैसे सेम रोल को डिफाइन करेंगे हम। देन टास्क टास्क देंगे, इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। देन क्राइटेरिया हम दे देंगे कि एक्यूरेसी, क्लियरिटी, कॉम्प्लीटनेस, ये सब चेक करना, नहीं तो नहीं होगा, अच्छे से चेक करना। देन इनपुट रेस्पॉन्सेस,
हम अगर अभी देंगे कि मैंने प्रॉम्प्ट में क्या क्वेरी पूछा था, उस रेस्पेक्टिव में चेक करना अच्छे से जो आंसर मिला है इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। मैंने पूछा था इरिगेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज हाउस प्राइजेस। अगर उसने एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा आउटपुट में, उसमें ये रिग्रेशन का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसे चेक करेगा ये। अगर सब ठीक ठाक मैच हो रहा है, इसके रेस्पेक्टिव में ही आंसर आया है और कोई गलती नहीं है, तो वो बोलेगा कि जो स्कोर देगा वो 9 के ऊपर होगा, वो और 8, 8.5, 9, 10 ऐसा हो सकता है। अगर उसने कुछ गलती कर दिया, रिग्रेशन के जगह कुछ और यूज इंफॉर्मेशन दे रहा है वहां पर, हाउस प्राइसेस की जगह कुछ और बोल रहा है वहां पर, तो मतलब कॉन्सेप्ट ही अलग है। और एक लाइन को बार बार दोहराया जा रहा है वहां पर, तो वहां पर स्कोर जो होगा वहां बहुत कम जाएगा, 3, 4 ऐसे देगा। तो उससे एक पता लग जाता है कि मेरा जो आंसर है उसका क्वालिटी कितना अच्छा और बुरा है। तो आउटपुट भी हम दे देंगे कि प्रोवाइड स्कोर, ये वाला फॉर्मेट में स्कोर दो, तो कितना अच्छा है कितना बुरा है, और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दो कि किस लिए अच्छा नहीं है, कौन सा पार्ट में ये इसमें अटक रहा है ये आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 9, प्रॉम्प्ट ARG, मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन प्लस टूल प्रॉम्प्ट्स। सो ARG और टूल प्रॉम्प्ट्स का जो कॉम्बिनेशन प्रॉम्प्ट है उसमें क्या होता है, वो अलाउ करता है मॉडल्स को टू यूज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स और डाटाबेस व्हाइल आंसरिंग। सो दैट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स और डाटाबेस मतलब कि गूगल में, विकिपीडिया में, पूरा वर्ल्ड में जितने भी डाटाबेसेस है उसे यूज करो। मैं खुद से कोई प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं दे रहा हूँ, तुम अपने आप से, मैं खाली मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि एआई मॉडल को कि मुझे टॉप 5 बिजनेस बोलो, मुझे बिजनेस करना है। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किस कैटेगरी का बिजनेस करना है, कुछ नॉलेज तो दूं एआई मॉडल को, नहीं भाई। तुम अपने आप से पता लगाओ कि टॉप 5 बिजनेस फॉर मी, मैं कैसा हूँ उसे भी वो भी नहीं पता एआई मॉडल को, खाली मुझे बिजनेस चाहिए। तो मैंने खाली दे दिया कि मैं टॉप 5 बिजनेस दो जो मेरे लिए सुटेबल होगा अभी के लिए, तभी उसे देके मैं एंटर कर दिया, मतलब दे दो प्रॉम्प्ट दे दिया। तो एआई अब सोचने बैठा है कि इसे कैसे टाइप का बिजनेस दूं। तो यह तो इतना सोच नहीं सकता, मुझे देख भी नहीं सकता, उसे पता नहीं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ या हार्ड वर्क नहीं करता हूँ, किस टाइप का बिजनेस मैं कर सकता हूँ। सो वो सोचेगा कि अभी रियल वर्ल्ड जो डेटा है वहां पर जाके देखेगा कि कौन कौन सा बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल में चल रहा है, कौन कौन सा बिजनेस ट्रेंडिंग में है, तो जो सुटेबल हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट भी कम लगे जहां पर, तो वो सारे टॉप 5 बिजनेस हो चुन के उस या को दे देगा, यूजर को दे देगा। यही है आरएजी और टूल प्रॉम्प्ट का कॉम्बाइंड जो प्रॉम्प्ट है। तो इसमें instead of relying on only on training data, the system retrieves relevant information, generates an answer using in that information. सो खाली ट्रेनिंग डाटा मतलब जब ट्रेन कर रहे थे तब तो ये रियल जो आज का जो खबर है वो तो तभी था भी नहीं, तो ट्रेनिंग डाटा में वो इंक्लूडिंग होगा भी नहीं। तो अगर तो किसी ने पूछा कि आज के डेट में कौन कौन सा बिजनेस आइडियाज ट्रेंडिंग में है, तो उसके लिए तो उसे रियल वर्ल्ड डाटा फ्रेज करना पड़ेगा, उसके उसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो अभी घूम रहा है, जो ओपन वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है उसे उसके ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। देन वो जनरेट कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर। ठीक है ना। नाइस। मैंने एक एग्जांपल हम दे देते हैं, रोल हम दे दिया कि एआई रिसर्च असिस्टेंट, तब यहाँ पर एक्सेस भी दे देते हैं कि एक्सेस टू एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स एंड टूल्स तुम यूज करो, उसे सामने से मैं बोल रहा हूँ। देन टास्क आंसर द यूजर्स क्वेश्चन यूजिंग द प्रोवाइडेड नॉलेज बेस। यहाँ पर भी फिर से बोल रहा हूँ कि जो जो नॉलेज है इस टॉपिक के अंदर, जो जो नॉलेज अभी तक पूरे इंटरनेट पे ओपन सोर्स में जाओ जो घूम रहा है वहां से रेफरेंस लो, तुम अच्छे से लो। अवेलेबल रिसोर्सेस
फिर से बोल रहा हूं मैं कि नॉलेज सोर्सेस मशीन लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मैं मशीन लर्निंग के ऊपर कोई टॉपिक दूंगा, सो उसे बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन चेक करना अच्छे से। देन टूल्स लाइक एपीआई कैलकुलेटर, क्योंकि मशीन लर्निंग पे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है, एआई को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ उसे जाना है, क्या क्या यूज करना है, तो उसे एक गाइडेंस मिल जाता है। देन इंस्ट्रक्शंस में रिट्रीव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। खाली एक डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे ऐसे डेटा होता है और इंफॉर्मेशन होता है जो अभी के लिए, इसके लिए जो हम चाह रहे हैं उसके लिए अभी यूजफुल नहीं है, तो उसे वो इग्नोर करेगा, खाली जो रिलेवेंट जो मिलता जुलता इंफॉर्मेशन है उसे ही लेगा। देन यूज द कैलकुलेटर इफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। आराम से मुझे सब मैं समझा दे रहा हूँ। then provide a clear answer based on the retrieved information। तुम इंफॉर्मेशन ले लिए, कैलकुलेशन भी कर लिए, उसके बाद एक क्लियर आंसर बैठाओ अपने दिमाग पे, उसके बाद मुझे दो। देन कॉन्स्टेंट्स, मतलब रूल्स जो है, यूज ओनली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेज बेस। जो जो इंफॉर्मेशन अभी तक पूरे वर्ल्ड में है, जो सच है, जो प्रूफ्ड है, उसे ही लो। खाली मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई गलत सलत इंफॉर्मेशन मत लो। देन डू नॉट ऐड अनसपोर्टेड फैक्ट्स, जो मतलब जो है ही नहीं, उसे अनसपोर्टेड फैक्ट्स को ऐड मत करो अपने आप से। आउटपुट फॉर्मेट जो है, क्लियर एक्सप्लेनेशन विद बुलेट पॉइंट्स। हाँ, बोल दिया, यहाँ पर हो सकता था मैं पैराग्राफ फॉर्म में भी मांग सकता था उससे, वो दे देगा आराम से। हो गया उसके लिए, यहीं तक था ये वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।